नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के रिमेनिंग पार्ट की, जिसमें हमने पहले बात करी थी बहुलक। बहुलक क्या होता है, कैसे बनता है, फिर संश्लेषित रेशों की बात करी। उसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्लास्टिक की, और प्लास्टिक एक विकल्प के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। अब आज हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक के गुण क्या हैं, इसके करैक्टर्स क्या हैं वो देखने। देखिए, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, मतलब प्लास्टिक किसी से अभिक्रिया नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की चीज़ को अगर आप बाहर छोड़ देते हो तो वातावरणीय नमी और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो क्या कर लेती है, आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसको आप क्या कहते हो, रस्ट या जंग कहते हो। जंग लगने से वो लोहे का बर्तन, लोहे की सामग्री, लोहे की जो भी चीज़ आपने ली है वो ख़राब हो जाती है। जबकि प्लास्टिक किसी तरीके की किसी भी प्रकार से कोई जंग नहीं लगता, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती है। प्लास्टिक जैसी होती है वैसे ही पड़ी रहती है, चाहे आप उसको बाहर खुले में छोड़ दो, चाहे आप उसको मिट्टी में दबा दो, चाहे आप उसको 6 महीने के लिए दबा दो, चाहे आप उसको 6 साल के लिए दबा दो। मिट्टी में से जब आप उसको खोद के निकालोगे तो प्लास्टिक आपको एज इट इज़ मिलेगी, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है। देखिए, आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। संक्षारण का मतलब होता है शरण। शरण का मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना। जैसे लोहे की रोड को अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो उस पर क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, और जंग लगने की वजह से धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसको बोलते हैं संक्षारण। लेकिन प्लास्टिक में ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होती जिससे उसका संक्षारण हो, और वो जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। देखिए, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। यही कारण है कि आजकल हर वस्तु को प्लास्टिक के अंदर पैक किया जाता है। चाहे दवाई ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप लोहे का कोई सामान है, जो मोटर व्हीकल्स आते हैं आजकल, उनके मड गार्ड होते हैं, उनमें जंग लग जाती थी, इसलिए उसके ऊपर भी क्या किया जाता है, आजकल रबड़ कोट कर दिया जाता है, प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है ताकि उनके ऊपर जंग नहीं आए। ठीक है, तो प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। इसी कारण से प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न पदार्थों, विभिन्न रसायनों के संचयन हेतु किया जाता है। संचयन का मतलब उनका स्टोर करने के लिए। तो पहला प्लास्टिक का जो गुण है वो है कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। दूसरा जो गुण है प्लास्टिक का वो है, देखिए, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक बहुत हल्का होता है। एक तो आप लोहे की बाल्टी लो, एक प्लास्टिक की बाल्टी लो। प्लास्टिक की बाल्टी को आसानी से आप उठा लोगे, जबकि लोहे की बाल्टी को उठाने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी। प्रबल और चिरस्थायी है। प्रबल और चिरस्थायी का मतलब हो गया कि जल्दी से टूटता, जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। लोहे की बाल्टी में जंग लग जाएगा, धीरे धीरे उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, शरण होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी में चूँकि अनअभिक्रियाशील है तो वो चिरस्थायी रहती है, यानी कि लंबे समय तक रहती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप यांत्रिक बल लगाकर उसको तोड़ दो तो टूट जाएगी, अदरवाइज अगर आप उसको सावधानी से यूज़ करते हो तो वो चिरस्थायी है, लंबे समय तक चलेगी। देखिए, पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। देखिए, आपके दादा दादी, माता पिता लोहे की या स्टील की बाल्टी यूज़ करते थे और आज भी कर रहे हैं। कई जगह पे, गिरी चुनी जगह पे आपको, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर घर के अंदर 10 बर्तन है तो उनमें से एक आध बर्तन आपको स्टील के मिल ही जाएंगे, बाकी तो प्लास्टिक के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाल्टियाँ पुराने जो लोग थे वो उस समय प्लास्टिक का चलन नहीं था तो वो लोहे की या स्टील की यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम लोग प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः ये विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाई है जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो आप अपनी किचन में ही देख लीजिए, किचन से ही आप एक सूची तैयार कर सकते हैं। आप चाय और चीनी के डिब्बे से लेकर के, टूथ ब्रश से लेकर के, चप्पल से लेकर के, जूते से लेकर के, आपके जो रूम है उसके अंदर जो सजावट का सामान है, इन सबको अगर आप चेक करोगे तो आपको 90 से 95% तक प्लास्टिक के आइटम उसके अंदर मिल जाएंगे। उसका कारण
कारण सीधा सा है कि सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं और चिरस्थायी होते हैं। इसलिए हम प्लास्टिक के आइटम्स को आजकल क्या दे रहे हैं, वरीयता देने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज करने लगे। देखिए प्लास्टिक कुचालक भी होता है। प्लास्टिक कुचालक से मतलब प्लास्टिक में किसी तरीके का वो करंट नहीं आता, या ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो वायर होता है, आप बल्ब लगाते हो या मान लीजिए प्रेस करते हो, हीटर चलाते हो, तो उनका जो वायर होता है उस वायर के ऊपर रबड़ का कोट होता है, उसके अंदर से वायर निकला हुआ होता है। वायर चूंकि सुचालक होता है, लेकिन रबड़ कोट ऊपर करने से वो वायर आपका कैसा हो जाता है, कुचालक हो जाता है। आप उसको हाथ से पकड़ लेते हो, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी से किसी प्रकार का कोई खतरा आपको नहीं होता है, कोई शॉक कोई झटका आपको नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से किचन में काम में लिए जाने वाले बर्तनों के जो हैंडल होते हैं, वो हैंडल भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, क्योंकि अगर लोहे के या स्टील के बना दिए जाएंगे तो लोहा या स्टील जो होता है उसमें का सुचालक होता है, वो गर्म हो जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। जबकि प्लास्टिक से निर्मित होने की वजह से आप उसे आसानी से पकड़ लेते हो, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। देखिए आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने हुए होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। मेडिकल लाइन में भी प्लास्टिक का खूब उपयोग किया जाता है। डॉक्टर्स वगैरह आप देखिए, दवाइयों को आप देखिए, दवाइयाँ प्लास्टिक के रैपर्स में पैक होकर के आती है। दवाई की जो बोतलें, पहले कांच की बोतल में दवाई भरी जाती थी, आजकल प्लास्टिक की बोतल्स में दवाई भरी जाती है। सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है, वो सिरिंज भी प्लास्टिक की होती है। इवन यहाँ तक कि शल्य क्रिया में यूज होने वाले धागे, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन में यूज होने वाला धागा जिससे टाँके लगाए जाते हैं, वो भी प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियां, टिकिया की पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र प्लास्टिक के सामान से निर्मित होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। माइक्रोवेव ओवन आप लोगों ने देखा होगा, किसी रेस्टोरेंट में आप गए हों, किसी चाय की दुकान पे, अच्छी दुकान हो, उस पर आप गए हुए हों, तो आप जब भी खाने की डिमांड करते हो, तो चाहे सुबह के 8 बज रहे हों, चाहे दिन के 12 बज रहे हों या शाम के 8 बज रहे हों, वो जो सामान सुबह उसके पास सप्लाई होकर आता है, जिसमें पेटीज होती है, समोसा होता है, कचौरी होती है, आप कहते हो मुझे गरम गरम चाहिए, तो वो तुरंत उसको क्या करता है, माइक्रोवेव ओवन में रखता है और गर्म करके आपको दे देता है। चंद सेकंडों में वो उसको गर्म कर देता है। तो माइक्रोवेव ओवन में रखने के लिए जो पात्र वो यूज करता है, वो भी एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है। उस विशेष प्रकार के प्लास्टिक के पात्र में उस समोसे, कचौरी या पेटीज को रखकर वो माइक्रोवेव ओवन में रखता है, जिससे वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक है जो नॉन स्टिक होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई पदार्थ चिपकता नहीं है। इसलिए रसोई में काम में आने वाले बर्तन जो होते हैं, उनके ऊपर इसकी क्या की जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर वह न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। मतलब जो भोजन बनाने के पात्र होते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके से कोई भोजन के पार्टिकल्स चिपके नहीं, तेल वगैरह चिपके नहीं, पानी चिपके नहीं, इसलिए उन बर्तनों पे इसकी कोटिंग कर दी जाती है टेफ्लॉन की। देखिए अग्नि से प्लास्टिक, अभी बात करी थी मेलामाइन की अपन ने, कि जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके परिधान विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक से कोटित होते हैं, वो क्या होता है, मेलामाइन होता है। देखिए बात करते हैं अग्नि से प्लास्टिक की। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हमने पहले बात करी थी कि रेयान वगैरह होता है, टेरेलिन होता है, पोलिस्टर होता है, ये संश्लेषित रेशे हैं और ये तुरंत क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, इनमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है और तुरंत आग पकड़ते हैं। लेकिन जो कुछ विशेष प्रकार के संश्लेषित परिधान होते हैं जो कि किससे कोटित होते हैं, मेलामाइन से, वो क्या होते हैं, अग्नि से होते हैं। देखिए यदि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर कौन सी प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है, तो मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप अंडरलाइन कर लें अच्छे से, मेलामाइन प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक के फ़ायदे हमने देखे, लेकिन प्लास्टिक के नुकसान भी हैं।
प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषित करता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल पदार्थ है। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब जैसे सूती वस्त्र होता है, आप उसको मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे तो वो गलकर नष्ट हो जाएगा। कागज़ होता है, उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए, कुछ समय बाद वो गलकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जो पॉलीथीन की बिल्कुल ख़राब से ख़राब थैली है, लोअर से लोअर कैटेगरी की जो प्लास्टिक की थैली आती है, उसको भी अगर आप मिट्टी में दबा दो तो चाहे आप 6 महीने बाद उसको निकालो, चाहे 6 साल बाद निकालो, चाहे 100 साल बाद आप उसको निकालो, वो प्लास्टिक की थैली आपको एज इट इज़ मिलेगी। वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी, यानी कि लंबे समय तक वो मिट्टी में पड़ी रहती है। तो वो क्या करेगी? पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। आप लोग जानते हो कि खाने पीने के सामान जो पैक करके हम प्लास्टिक की थैली में फेंक देते हैं, गायें पशु उसको खा जाते हैं, और वो जो प्लास्टिक होती है उनके हाथों में चिपक जाती है, और वो पशु क्या होता है? मर जाता है। क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है, ये सरलता से विघटित नहीं होता। देखो, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लिपटी हुई वस्तुएं मिलती है। ये एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? निस्तारण का मतलब प्लास्टिक को आप निस्तारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ी विकट परेशानी है। आप घर के अंदर जो प्लास्टिक इकट्ठी हो गई उसको कूड़ेदान में डाल देते हो, कूड़ेदान से निकाल के बाहर पटक देते हो, बाहर से म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आती है, वो भर के ले जाती है, और वो एक जगह डंपिंग स्टेशन होता है, वहाँ पर ढेर लगा देती है। लेकिन अल्टीमेटली वो जाके क्या कर रहा है? एक ढेर ही तो लग रहा है, वो नष्ट तो नहीं हो रही है। आप उसको जलाओगे तो उससे हानिकारक गैसें निकलेगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा। आप उसको मिट्टी में दबा दोगे तो वो मिट्टी को प्रदूषित करेगी। कहने का मतलब है कि प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करेगी ही करेगी। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। अब देखिए, जो प्राकृतिक रेशु से निर्मित पदार्थ होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि वो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। तो ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। लेकिन जो संश्लेषित रेशु से निर्मित पदार्थ होते हैं वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल रूप में विघटित नहीं होते। ऐसे पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपकी प्लास्टिक, देखिए नीचे एक टेबल दी गई है, अपशिष्ट के प्रकार और अपहासित होने में लगने वाला समय और पदार्थ की प्रकृति। देखिए, अपशिष्ट की प्रकृति देखते हैं कि अपशिष्ट कौन से प्रकार का? सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। ठीक है, तो देखिए ये प्राकृतिक पदार्थ है। अगर आप इसको बाहर डालोगे तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा, और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। यानी कि आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे? ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया। कैसा पदार्थ हो गया? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसी तरीके से कागज़ की मैं बात कर चुका कि कागज़ भी क्या है? प्राकृतिक तौर पे बनाया जाता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो कागज़ 10 से 30 दिन के अंदर नष्ट हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो ये जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा भी प्राकृतिक रेशे से निर्मित है, 2 से 5 माह के अंदर ये अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कैटेगरी में आएगा। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में अपघटित हो जाती है। लकड़ी में भी आपको पता है दीमक लग जाती है, और दीमक लग के उसको चट कर जाती है, जिससे लकड़ी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये भी जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आएगी। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने से मतलब है, जैसे ऊनी वस्त्र को अगर आप कहीं डाल देते हो, बाहर पटक देते हो, 1 वर्ष तक आप उसको पड़ा रहने दो बाहर खुले आसमान के अंदर, तो लगभग 1 साल के अंदर क्या हो जाता है? अपने आप ही गल के नष्ट हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया? जैव निम्नीकरणीय की कैटेगरी में आ गया। ठीक इसी प्रकार से टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष में इनमें जंग लगता है या क्षरण हो जाता है, संक्षरण जिसको बोलते हैं, यानी कि ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। इनमें क्या क्या हो रहा है? 100 से 500 वर्ष लग रहा है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, तो इनमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। अब अगर मान लीजिए 100 से 500 वर्ष तक कोई वस्तु पर्यावरण में पड़ी हुई है तो वो पर्यावरण को क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी। प्लास्टिक की थैलियाँ, इनके निम्नीकरण का कोई वर्ष नहीं है। 100 साल भी लग जाए, 500 साल भी लग जाए, 1000 साल भी लग जाए, और हजारों करोड़ों साल तक ये पड़ी भी रह सकती है। निम्नीकरण हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आएंगे।
इसके बाद देखिए, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, अर्थात पर्यावरण का हितैषी नहीं है, पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली धूम यानी धुआं उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो देखो, इस समस्या का समाधान एक ही है कि प्लास्टिक का आप रिसाइकल करो। रिसाइकल का मतलब जो प्लास्टिक के बर्तन, जो सामान खराब हो गया, उससे पुनः गला करके नए सामान बना लो। यही एक उपाय है इसकी समस्या से बचने का। देखिए, यथासंभव प्लास्टिक से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि हम प्लास्टिक का कम से कम सामान यूज करें। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाएं जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। पुनः चक्रित करना बेहतर होगा यानी कि जो प्लास्टिक के सामान हमारे खराब हो गए, उनसे आप पुनः उनको गलाकर नए प्लास्टिक के आइटम बना लें, ताकि उस प्लास्टिक को फेंकने की नौबत नहीं आए। जब आप उसको फेंकोगे नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। अधिकांश प्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R, देखिए, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा 5R सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो ये 5R है एक्चुअली में। पहला R कहता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है प्लास्टिक का उपयोग आप कम से कम करें। दूसरा R आपसे कहता है रीयूज, यानी आप प्लास्टिक को पुनः यूज कर लीजिए। कोई डिब्बा था, मान लीजिए आप सामान लेकर आए बाजार से, वो खाली हो गया, सामान खत्म हो गया, तो उसको फेंकने के बजाय आप उस डिब्बे को साफ कीजिए, उसको किचन में रख दीजिए, किचन का कोई सामान उसके अंदर डाल लीजिए, तो उसका रीयूज हो गया। पुनः चक्रित करिए। पुनः चक्रित का मतलब है कि आपकी बाल्टी टूट गई, डिब्बा टूट गया, तो आप उसको फेंकने जलाने के बजाय आप क्या करें, उसको पुनः चक्रित करवाएं। उसको इंडस्ट्री में किसी कबाड़ी को सेल कर दें ताकि वो इंडस्ट्री में वापस ले जाए, उसको गलाकर पुनः उससे नया सामान बनाएं। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, उसको आप पुनः प्राप्त कर लीजिए। और उपयोग ना करना, रीफ्यूज। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी है। ऐसे आदतें आपको विकसित करनी है जो पर्यावरण की हितैषी है, पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाली है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे हम बात करते हैं। अपने पास एक बॉक्स दिया गया, उस बॉक्स में क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही है? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। आप लोगों ने खूब देखा होगा, जगह जगह सड़कों के ऊपर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके ढेर लगा दिए जाते हैं और पशु वहाँ पर चरते रहते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी क्या होते हैं, थैलियों के अंदर बांध के फेंक दिए जाते हैं। जो कचरा होता है, सब्जी का कचरा होता है, फल फ्रूट्स का कचरा होता है, वो थैली में भर के फेंक दिया जाता है। गाय, भैंस, पशु जो भी वहाँ चल रहा है वो उस खाद्य पदार्थ को खाने के चक्कर में थैली को भी खा जाता है और वो उसके पेट में चली जाती है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती है। बरसात के दिनों में नालियां चौक हो जाती है। इसका कारण भी यही है कि जो पॉलीथीन होती है, जो प्लास्टिक की थैलियां होती है, वो नालियों के अंदर क्या होती है, फेंक दी जाती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त
रहें। तो एक उत्तरदायी नागरिक का यही कर्तव्य है कि वो कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें। अगर आवश्यक है प्लास्टिक यूज़ करना तो उसको अनावश्यक जगह पर अनावश्यक बिना सोचे समझे कहीं भी फेंके नहीं, रोड पे फेंके नहीं, उसको ऐसी जगह पे डालें ताकि वो इधर उधर फैले नहीं, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो। इस तरीके से हमें इसका क्या करना चाहिए, निस्तारण करना चाहिए। देखिए रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकी। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए, ताकि मार्केट से अगर आपको कोई थैली दे तो आप थैली लो ही मत, थैले में अपना सामान डाल के लाओ। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों का प्रयोग करिए। देखिए प्लास्टिक ने विकल्प के रूप में अपना स्थान तो बनाया है, बट प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिससे नुकसान अल्टीमेटली मानव को ही है। तो हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक के सामान को अवॉइड करें, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, ताकि पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो और मानव को नुकसान नहीं हो, पशुओं को नुकसान नहीं हो। यही इसका एक उपाय है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।